The magical pomegranate tree. बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज के एक शानदार और विशाल राज्य में एक बुद्धिमान बादशाह राज करता था। उसके महल के पीछे एक सुंदर और रहस्यमयी बाग था, जिसमें एक अनोखा पेड़ खड़ा था, जादुई अनार का पेड़। यह पेड़ साधारण नहीं था। इसके हर अनार में एक चमत्कार छुपा था। कोई अनार खाने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता, तो कोई अनार खाने वाले को असाधारण ताकत मिलती। पर इस पेड़ को आम लोगों से छिपा कर रखा गया था। सिर्फ बादशाह और उसके परिवार को ही पता था कि इस पेड़ की रक्षा कौन करता है। 3 रहस्यमयी परियां। इन परियों के नाम थे सारनी, विशाली और कुरिया। ये तीनों परियां दिन रात इस जादुई पेड़ की रक्षा करती थीं। वे अनार को किसी लालची, क्रूर या स्वार्थी इंसान के हाथों में जाने नहीं देना चाहती थीं। बाग के उस हिस्से में आम इंसान नहीं जा सकता था। वहाँ एक चमकदार नीली दीवार थी जो केवल बादशाह के परिवार के लिए ही पारदर्शी होती थी। लेकिन कुछ साल पहले एक भयानक देव, कालग्रह, ने इन परियों को कैद कर लिया। उसने सोचा कि अगर वो पेड़ पर कब्जा कर ले तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। जादू की शक्ति से वह बाग में घुस गया और उन्हें एक काले जादू के शीशे में बंद कर दिया। अब पेड़ अकेला था और धीरे धीरे उसकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। एक रात बादशाह को एक अजीब सपना आया। सपने में वह उसी बाग में खड़ा था। चारों ओर अंधेरा था, पेड़ की शाखाएं सूख रही थीं और 3 परियां एक काले पिंजरे में कैद होकर रो रही थीं। हमें बचाओ, हमें बचाओ, वे चिल्ला रही थीं। बादशाह की नींद खुली और वह पसीने से तरबतर था। यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक संकेत था। सुबह होते ही उसने अपने सबसे बड़े बेटे शहजादा आरिफ को बुलाया। बेटा, बादशाह ने कहा, वह पेड़ अब खतरे में है और उससे भी ज्यादा खतरे में है वे परियां जो उसकी रक्षा करती थीं। अब यह काम तुम्हें करना है। तुम ही जा सकते हो उन्हें ढूंढने और बचाने। आरिफ निडर था। उसने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। आरिफ ने अपने सफर के लिए एक घोड़ा लिया, कुछ जरूरी सामान बांधा और निकल पड़ा महल से बाहर। उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, पर उसका दिल उसे रास्ता दिखा रहा था। कुछ ही दूर चलते चलते वो एक सूखे मैदान में पहुंचा, जहां रेत उड़ रही थी। वह प्यासा था और घोड़ा भी थकने लगा था। तभी उसे एक छोटी सी चींटी दिखी जो एक पत्थर के नीचे फंसी थी। आरिफ ने बिना सोचे समझे पत्थर हटाया और चींटी को बचा लिया। चींटी उसके पैर के पास आकर रुकी और बोली, तुमने मुझे बचाया, बदले में मैं तुम्हें यह दूंगी। उसने अपनी पीठ से एक चमचमाती सी पतली सी तलवार निकाली। यह चींटी की तलवार है। यह किसी भी जाल को काट सकती है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। आरिफ ने धन्यवाद कहा और तलवार को अपने थैले में रख लिया। कुछ मील आगे बढ़ने के बाद वह एक नीली झील के किनारे पहुंचा। झील के पानी में एक जलपरी फंसी हुई थी। उसका जादू किसी ने छीन लिया था और अब वह झील से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आरिफ ने एक लंबी लकड़ी से उसे बाहर निकालने की कोशिश की। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने जलपरी को अपनी रोटी का टुकड़ा खिलाया, जिससे उसमें थोड़ी ताकत आई। जलपरी बोली, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो मेरे जादुई कपड़े, ये पहनकर तुम किसी भी जल, धुएं या मायावी रचना से बिना नुकसान के निकल सकते हो। आरिफ ने कपड़े थैले में रखे और झील से आगे बढ़ गया। अब वह पहाड़ों की ओर बढ़ा। वहाँ हवा बहुत ठंडी थी और बर्फ गिर रही थी। एक जगह एक बूढ़ा कांपता हुआ बैठा था, जिसके पास ना लकड़ी थी ना आग। आरिफ ने पास की झाड़ियों से सूखी टहनियां इकट्ठा कर आग जलाई। बूढ़ा मुस्कराया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, तू नेक दिल है, यह कंबल ले जा, यह जादुई कंबल है। जब भी तू इसे ओढ़ेगा तू नजरों से गायब हो जाएगा। अब आरिफ के पास 3 अनोखी चीजें थीं, चींटी की तलवार, जलपरी के कपड़े और बूढ़े का कंबल। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। शाम होते होते वह एक अजीब जंगल में दाखिल हुआ। वहाँ पेड़ों की शाखाएं उलझी हुई थीं और हर पेड़ मानो किसी डरावनी मूर्ति जैसा दिखता था। यह वही जंगल था जहाँ कालग्रह का बसेरा था। जंगल में प्रवेश करते ही सब कुछ शांत हो गया। न कोई पक्षी, न कोई हवा। वह बहुत धीमे धीमे कदम रखता हुआ आगे बढ़ा और तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। कौन है? किसने मेरी नींद तोड़ी? एक भारी आवाज गूंजी। आरिफ ने खुद को कंबल से ढक लिया और अदृश्य हो गया। आगे उसे एक काले महल के पास 3 बड़ी कांच की बोतलें दिखाई दीं, जिनमें 3 परियां कैद थीं।
परियों के चेहरे थक चुके थे, पर उनकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। तभी वहां से कालग्रह निकला, एक बड़ा, सींगों वाला, लाल आंखों वाला देव। उसकी शक्ल देखकर कोई भी कांप उठे। उसके हाथों में आग की तलवार थी और वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, जल्द ही मैं अनार का पेड़ अपने कब्जे में ले लूंगा। अब समय था आरिफ के लिए असली लड़ाई का, लेकिन वो बिना योजना के कुछ नहीं करना चाहता था। उसने जलपरी के कपड़े पहन लिए, जिससे वह जल, धुएं और भ्रम से सुरक्षित हो गया। फिर कंबल ओढ़कर अदृश्य होकर कालग्रह के पास पहुंचा। कालग्रह की हंसी जंगल में गूंज रही थी। शहजादा आरिफ अदृश्य कंबल ओढ़े उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। सामने 3 बड़ी कांच की बोतलों में बंद थीं, सारनी, विशाली और कुरिया, तीनों परियां। उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की हल्की लौ थी। शहजादे ने धीरे से कमर से चींटी की तलवार निकाली। यह तलवार छोटी थी, पर जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में लिया, वह चमकने लगी। आरिफ धीरे धीरे कालग्रह के पीछे पहुंचा। देव अभी भी आसमान की ओर देख रहा था और बड़बड़ा रहा था, जैसे ही चांद की छाया इस जादुई पेड़ पर पड़ेगी, पेड़ की आखिरी शक्ति भी मेरे पास आ जाएगी और तब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। शहजादा वक्त गंवाना नहीं चाहता था। उसने एक ही झटके में बोतलों को काट डाला। चींटी की तलवार ने बिना कोई आवाज किए कांच को 2 टुकड़े कर दिया। परियां आजाद हो गईं, लेकिन वे अभी भी कमजोर थीं। सारनी ने अपनी बुद्धि की ताकत आरिफ को दी, लेकिन ध्यान रखना, सारनी ने कहा, वह सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि से भी लड़ता है। कुरिया ने अपनी कमर से एक चमकता हुआ गुलाबी पत्थर निकाला और आरिफ की हथेली पर रखा। इससे तुम्हें उस जगह का द्वार दिखेगा जहां कालग्रह ने जादुई अनार का रहस्य छुपाया है। विशाली ने अपनी बाकी शक्ति का एक हिस्सा आरिफ को दिया, जिससे उसका शरीर और दिमाग पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। तभी एक तेज गरज के साथ कालग्रह आया। हा, तो तुम आ ही गए शहजादे, उसने कहा और अपनी आग की तलवार हवा में घुमाई। जंगल की हवा गर्म हो गई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुन सकता हूँ। आरिफ ने अब अपना कंबल हटा दिया। वह सामने आ गया। अब दोनों आमने सामने थे। पहला वार कालग्रह ने किया। उसकी तलवार से आग की लपटें निकलीं, जो सीधी आरिफ की ओर आईं, पर आरिफ ने जलपरी के दिए हुए कपड़े पहने थे। आग की लपटें उससे टकराईं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। आरिफ ने पलटवार किया और चींटी की तलवार से कालग्रह की तलवार पर वार किया। आवाज हुई छनन, और कालग्रह की तलवार में दरार पड़ गई। गुस्से में आकर कालग्रह ने जमीन पर मुक्का मारा। जमीन फटने लगी और उसमें से काले भूत निकलने लगे। वे भूत आरिफ की तरफ झपटे, पर आरिफ ने बुरे का दिया जादुई कंबल निकालकर उसे भूतों की ओर फेंका। जैसे ही कंबल भूतों को छुआ, वे धुएं में बदल कर गायब हो गए। अब लड़ाई और भी तीव्र हो गई। परियां अब धीरे धीरे उड़ने लगी थीं। उन्होंने अपनी जादू की छड़ियां उठा ली थीं। उन्होंने पेड़ की ओर देखा और जोर से कुछ कहा। ओ जादुई वृक्ष, अब जागो। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। सूखे पत्ते झड़ने लगे और एक एक कर अनार चमकने लगे। एक अनार नीचे गिरा। आरिफ ने उसे उठाया। यह आम अनार नहीं था, इसमें कालग्रह की हार का रहस्य छुपा था। सारनी चिल्लाई, आरिफ, उस अनार को कालग्रह के सीने पर मारो, तभी उसकी शक्ति टूटेगी। कालग्रह ने यह सुना और वह तेजी से आरिफ की ओर भागा। आरिफ ने अपनी पूरी ताकत समेटी, अनार को उठाया और सीधा कालग्रह के सीने पर दे मारा। धड़ाम! एक तेज धमाके के साथ कालग्रह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से काली धूल उड़ने लगी और उसकी आंखें बुझ गईं। वह धीरे धीरे राख में बदल गया। पेड़ की चमक लौट आई थी। परियां आसमान में उड़ रही थीं। जंगल में जीवन लौटने लगा। पक्षी चहचहाने लगे। परियां आरिफ के सामने आकर झुक गईं। शहजादे आरिफ, विशाली बोली, तुमने केवल हमें नहीं, इस पूरे जंगल, पेड़ और राज्य को बचाया है। कुरिया ने आगे बढ़कर अनार का एक बीज दिया। इस बीज को महल के बाग में रोप देना। यह दूसरा जादुई पेड़ बनेगा, तुम्हारे साहस की निशानी। सारनी मुस्कराई। अब हमें लौटना होगा अपने लोक में, पर जब भी तुम पुकारोगे, हम तुम्हारी मदद को आएंगे। फिर तीनों परियां हवा में लहराईं और सुनहरे प्रकाश में बदलकर आसमान में विलीन हो गईं। आरिफ ने अपनी यात्रा का सामान समेटा। चींटी की तलवार,
जलपरी के कपड़े और बूढ़े का कंबल अब उसके जीवन के हिस्से बन चुके थे। जब वह महल लौटा तो सारे राज्य ने उसका स्वागत किया। बेटा, तूने मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर काम किया, बादशाह ने कहा। बाग में नए बीज को रोपा गया। कुछ ही दिनों में उसमें कोंपलें फूटने लगीं। उस पेड़ से अब भी अनार निकलते थे, पर वे सिर्फ जरूरतमंदों के लिए जादुई होते थे। समाप्त।